हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, तो चलिए स्वागत है आप सभी का वरण्या कंपटीशन एकेडमी के एनसीईआरटी फाउंडेशन सीरीज में। अब हम लोग पहुंच चुके हैं क्लास 7 के एनसीईआरटी ज्योग्राफी का 7 नंबर चैप्टर में, क्लास 7 के 7 नंबर चैप्टर में। और वो चैप्टर का नाम है ह्यूमन इन्वायरमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। यानी कि आज से पहले जितने भी चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे वो था इन्वायरमेंट के डिफरेंट डिफरेंट डोमेन के बारे में, यानी कि नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में। आज के चैप्टर में पढ़ेंगे ह्यूमंस और ह्यूमन के नीड के बारे में, और नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट होगा ह्यूमन और नेचर के बीच के इंटरेक्शन की कहानी। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज के हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले प्लीज आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले देखो कि अभी तक हम लोगों ने कितने चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। तो हम लोग कंप्लीट कर लिए इन्वायरमेंट चैप्टर 1, इनसाइड आवर अर्थ चैप्टर 2, आवर चेंजिंग अर्थ चैप्टर 3, चैप्टर 4 एयर, चैप्टर 5 वाटर, चैप्टर 6 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। जब तुम इन 6 चैप्टर को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि हाँ, हम लोग नेचर के डिफरेंट डिफरेंट डोमेन के बारे में बात किए। पहले हम लोगों ने इन्वायरमेंट पढ़ा और उसके डोमेन के बारे में समझा। फिर हम लोग अर्थ के अंदर के बात किए, अर्थ के बाहर के बात किए, फिर अर्थ पे जो वाटर्स हैं, जो एयर हैं और जो नेचुरल वेजिटेशन है उसके बारे में बात किए। अब हम लोग बात करेंगे ह्यूमन्स इन्वायरमेंट के बारे में। और ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या है? जो इन्वायरमेंट ह्यूमन के द्वारा क्रिएट किया गया है, ह्यूमन के द्वारा बनाया गया है। तो ह्यूमन ने क्या बनाया है? ह्यूमन ने रोड बनाया है, ह्यूमन ने शिप बनाया है, ह्यूमन ने एक कम्युनिकेशन का मेथड बनाया है, ह्यूमन ने सेटलमेंट बनाया है, रूरल सेटलमेंट, अर्बन सेटलमेंट बनाया है। तो आज के इस सेशन में हम लोग ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। कोई दिक्कत? तो आज के चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं सबसे पहले ये जान लो। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सेटलमेंट के बारे में। सेटलमेंट के बारे में कि सेटलमेंट होता क्या है, सेटलमेंट स्टार्ट कब होता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे सेटलमेंट के 2 टाइप, एक टेम्पोररी और दूसरा पढ़ेंगे परमानेंट। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे साइट क्या होता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे रूरल सेटलमेंट, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अर्बन सेटलमेंट, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉम्पैक्ट सेटलमेंट, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉम्पैक्ट के बाद स्कैटर्ड सेटलमेंट, स्कैटर्ड सेटलमेंट के बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट के बारे में। ट्रांसपोर्ट में हम लोग पढ़ेंगे रोडवे, फिर हम लोग पढ़ेंगे रेलवे, फिर हम लोग पढ़ेंगे वाटरवे, और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे एयरवे। और फिर हम लोग जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा वो होगा कम्युनिकेशन। लास्ट में होगा कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन और सैटेलाइट कम्युनिकेशन के बारे में। तो ह्यूमन इन्वायरमेंट स्टार्ट हो रहा है क्लास 7 से, और स्टार्ट हो रहा है इसलिए हम लोगों को अभी केवल इन सभी के डिफिनेशन के बारे में जानना है और ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन ये नहीं मानना है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है। हो सकता है कि क्लास 7 में है, अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जैसे ही आप हम लोग क्लास 10th में, क्लास 12 में, 11 में जब हम लोग ह्यूमन इन्वायरमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसका थोड़ा सा हायर वर्जन पढ़ेंगे और डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है। हाल ही के एग्जाम में 2023 या 24 के एग्जाम में पूछा गया था कि इनमें से कौन सा जो पोर्ट है वो प्राइवेटली ऑन्ड सबसे बड़ा पोर्ट है। फिर एक बार से पूछा गया था इनमें से कौन सा पोर्ट है जो पहला इंडिया में पहला रजिस्टर्ड पोर्ट है। तो हल्के में नहीं लेके चलना है, इससे यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो अभी क्योंकि हम लोग क्लास 7 में हैं तो बस केवल ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में जानना है कि सेटलमेंट क्या होता है, परमानेंट और टेम्पोररी सेटलमेंट क्या होता है, रूरल सेटलमेंट क्या होते हैं, अर्बन सेटलमेंट क्या होते हैं, कॉम्पैक्ट और स्कैटर्ड सेटलमेंट क्या होते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट के बारे में, रोडवेज के बारे में, एयरवेज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखो रोडवेज से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडिया में सबसे बड़ा रोड मानी कि जो रोडवेज है वो मानी कि रोड नेटवर्क है, हाईवे है, वो कौन सा है, सबसे बड़ा हाईवे कौन सा है? जल्दी आप कमेंट सेक्शन में अगर आपको पता है तो बताइए कि इंडिया का सबसे बड़ा हाईवे कौन सा है। फिर हम लोग क्वाड्रिलेटरल जो ट्रायंगल था, याद है रोड का, उसके बारे में हम लोग पढ़े थे, एग्जाम में आ चुका है पहले ही।
तो एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन इस चैप्टर से आया है और मेंस में तो पूछो नहीं कितना आया है। हाँ, आज के डेट में जो हमारे अर्बन एरिया है, अर्बनाइजेशन है, उसमें क्या कमी है जिसके कारण हम लोग अर्बन फ्लड, अर्बन हिटलैंड, हीट आइलैंड इफेक्ट के बारे में, तो अर्बन में जो समस्याएं हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। अर्बन प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे आगे के क्लास में, लेकिन अभी हमें केवल इंट्रो है और इंट्रो के तौर पे ही देखना है। तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बात बताओ कि पहली बार ह्यूमन सेटलमेंट कब स्टार्ट हुआ? तो जब हमारे पूर्वज खेती करना स्टार्ट करते हैं, एग्रीकल्चर करना स्टार्ट करते हैं, और जब एग्रीकल्चर करते हैं तो उनका जो अनाज है यानी कि जो फार्मिंग है बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में अनाज हो जाता है, तो वो क्या करते हैं, स्टोर करना स्टार्ट करते हैं। जब तुम किसी चीज़ को स्टोर करोगे तो उसको देखभाल भी करना पड़ेगा, तो इसलिए एक जगह स्टोरेज बनाते हैं और उसी के आसपास अपना सेटलमेंट बनाने लगते हैं। लेकिन जब कुछ भी चीज़, कोई भी चीज़ तुम्हारे ज़रूरत से ज़्यादा होगा तो तुम उसको क्या करोगे, किसी और को देना स्टार्ट करोगे। किसको? हो सकता है किसी और के पास कुछ ऐसा चीज़ है जो तुम्हारे पास नहीं है और उसके पास वो चीज़ है जो तुम्हारे पास है, वो चीज़ नहीं है जो तुम्हारे पास है। तो इसमें क्या होगा कि अदला बदली हो जाता है, जिसको हम लोग बार्टर सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बार्टर सिस्टम बोलते हैं। लेकिन धीरे धीरे यही एक बड़ा रूप ले लेता है, ट्रेड का रूप ले लेता है, और धीरे धीरे हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा सेटलमेंट से बड़ा सेटलमेंट में कन्वर्ट होता है। लेकिन जितने भी पुराने शहर हैं, जो अर्ली सेटलमेंट है, वो सारे रिवर के किनारे होते थे, क्योंकि रिवर के पास वाटर अवेलेबल है, रिवर के पास फर्टाइल लैंड अवेलेबल है। और प्लेन एरिया में ये सबसे पुराने अगर तुम्हें शहर अगर देखने को मिलेगा तो वो प्लेन एरिया में मिलेगा, क्योंकि वहां पे रहना, घर बनाना, सब चीज आसान है। बात समझे? तो सेटलमेंट क्या होता है? तो अभी हमने आपको बताया कि जब उनके पास एग्रीकल्चरल गुड ज्यादा होने लगा तो वो स्टोर करके एक प्लेस पे रख दिए और उसी के आसपास अपना घर बनाए। तो जो घर एक परमानेंट हो गया, एक फिक्स पोजीशन पे हो गया, वही हो गया उनका एक सेटलमेंट, एक घर। आबादी होता है, आबादी, तो ये घर हो गया, यही हो गया सेटलमेंट। अब सेटलमेंट दो टाइप का हो सकता है कि मान लिए हम लोग गंगा के प्लेन में रहते हैं और यहाँ पे बर्फबारी होता है, एक बार बर्फबारी नहीं होता है, तो यहाँ पे अगर मान लिए स्नोफॉल होता है गंगा के प्लेन में, मान के चलो, नहीं मानना है तो मान लो कि हिमाचल प्रदेश में तो होता है, जम्मू कश्मीर में तो होता है, तो वहाँ पे जैसे गढ़वाल है, गुज्जर है, ये लोग क्या करते हैं कि जब गर्मी के दिन आता है तो अपने भेड़ को, बकरी को लेकर के वो ऊंचे माउंटेन पे चले जाते हैं गर्मी के दिन में, क्योंकि वहां पे नए नए पेड़ पौधे उग के आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही स्नोफॉल होता है तो वो अपना सेटलमेंट क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, वहां से कहीं दूर आ जाते हैं। फिर डेजर्ट्स एरिया में अगर गर्मी ज्यादा होगा तो वहां से लोग उठ करके क्या हो जाएंगे, प्लेन एरिया में जहाँ पे क्या है, कोई नॉर्मल इन्वायरमेंट, उधर आ जाएंगे। फिर जैसे ठंड बढ़ेगा, ठंड बढ़ेगा तो वो लोग अपने एरिया में चले जाएंगे। तो ये होता है टेम्पोररी सेटलमेंट। जब आप एक सीजन में एक प्लेस पे हो, दूसरे सीजन में वहां पे नहीं हो। हम लोग टेम्पोररी सेटलमेंट के रूप में, जैसे स्टूडेंट हैं वो पढ़ने के लिए कोटा जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं, अलग अलग शहर में जाते हैं, यूएस जाते हैं, तो ये उनका एक टेम्पोररी सेटलमेंट है, टेम्पोररी सेटलमेंट है। ठीक, अगर हम लोग किसी के इलाज कराने के लिए दिल्ली गए, बम्बे गए, कहीं भी गए, तो वहां पे कुछ दिन रहेंगे, तो वो उनके लिए एक टेम्पोररी सेटलमेंट होगा। माइग्रेशन भी एक तरह का क्या हो सकता है, टेम्पोररी सेटलमेंट हो सकता है, अगर माइग्रेशन गया और फिर एक सीजन में लौट कर आया। जैसे बिहार के लोग जाते हैं अलग अलग शहर में, और दिवाली, छठ पूजा हो गया, दशहरा हो गया या होली हो गया, उस सीजन में लौट करके आ जाते हैं, तो उनका एक परमानेंट सेटलमेंट वहां पे नहीं है। मुंबई में, दिल्ली में, कलकत्ता में, वहां पे क्या है, बस अपना काम करने के लिए जाते हैं और काम करने के बाद फिर वापस कुछ दिन बाद, कुछ महीने बाद घर वापस आ जाते हैं। तो परमानेंट सेटलमेंट उनका बिहार में है, लेकिन वो काम करने के लिए दूसरे इलाका में जाता है। वैसे ही बिहार से बोल रहे हैं, भारत से कुछ लोग गल्फ कंट्री में जाते हैं, कुछ लोग यूएसए में जाते हैं, कोई लोग यूरोप में जाता है, तो वहां पे जाता है काम करने के लिए, फिर उनका काम पूरा हो जाता है, फिर लोग अपने घर आ जाते हैं, या वहां पे किसी भी तरह का प्रॉब्लम आता है तो ये घर आ जाते हैं। तो उनका वहां पे कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं है, एक टेम्पोररी सेटलमेंट है। जैसे ही उनका टेम्पोररी सेटलमेंट माने कि वहां पे मन भर जाएगा तुरंत वो अपना घर आ जाएंगे। तो दो टाइप के सेटलमेंट हो गए। परमानेंट अब समझ है, जैसे कि हमारा जहाँ पे घर है, जहाँ पे हमारा एक फिक्स्ड प्लेस है कि हाँ हम यहाँ पे आएंगे, यहीं पे मिलेंगे, वो हमारा एक परमानेंट सेटलमेंट है। कोई दिक्कत? वो हो गया परमानेंट सेटलमेंट। अब हो गया साइट। तो साइट जहाँ पे हम लोग काम करते हैं, जहाँ पे अगर तुम जॉब करते हो, जिस ऑफिस में काम करते हो, वो ऑफिस तुम्हारे लिए क्या हो गया, एक साइट के तौर पे हो गया। क्या हो गया? एक साइट के तौर पे हो गया। फिर है रूरल सेटलमेंट। तो रूरल सेटलमेंट कहाँ होता है बताओ? रूरल एरिया में होगा। और रूरल सेटलमेंट में जो लोग होते हैं वो किस चीज में इन्वॉल्व रहेंगे? एग्रीकल्चर में, एनिमल हस्बेंड्री में, यानी कि टर्शियरी और सेकेंडरी काम में इन्वॉल्वमेंट उनका ज्यादा होगा। और अर्बन सेटलमेंट में एक प्लान्ड सेटलमेंट होता है, जहां पे लोग काम करने के लिए जाते हैं, काम में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि वो
मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व होंगे, वो सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्वमेंट उनका ज़्यादा होगा। वहाँ पे फार्मिंग और एनिमल हस्बेंड्री प्राइमरी सेक्टर वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। फिर है कॉम्पैक्ट और स्कैटर्ड सेटलमेंट, जैसे कि प्लेन एरिया में कोई गांव है या कोई शहर है, दिल्ली के लेके चलो या यूपी बिहार के या हरियाणा के किसी गांव के लेके चलो, वहाँ पे जो घर बनेंगे वो क्या होंगे, बहुत ही कॉम्पैक्ट होंगे, बहुत ही नज़दीक नज़दीक होंगे। लेकिन जब तुम माउंटेन रीजन में जाओगे या कोई फॉरेस्ट वाले इलाके में जाओगे, डेजर्ट्स वाले इलाके में जाओगे, वहाँ पे जो सेटलमेंट होगा वो दूर दूर होगा। एक घर यहाँ मिलेगा तो दूसरा वहाँ मिलेगा, तीसरा वहाँ मिलेगा, सभी घर क्या होंगे, बहुत दूर दूर होंगे। ये हो गया स्कैटर्ड सेटलमेंट। और कॉम्पैक्ट सेटलमेंट कहाँ मिलेगा, प्लेन एरिया में मिलेगा, जब एक घर दूसरे घर के बीच के अंतर क्या हो, बहुत ही कम हो। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है? तो चलिए देखते हैं सेटलमेंट क्या होता है। सेटलमेंट यानी कि प्लेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम टू लिव, जहां पे लोग घर बनाते हैं रहने के लिए, वो उनका क्या होता है, सेटलमेंट होता है। और जो भी अर्ली सेटलमेंट है वो कहाँ पे ग्रीव करता है, तो बताओ, रिवर वैली के किनार पे, यानी कि रिवर के किनार पे। किसके लिए, तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड फर्टाइल लैंड, क्योंकि वहाँ पे फर्टाइल लैंड होता है, वहाँ पे वाटर का अवेलेबिलिटी होता है, इसलिए जो अर्ली सेटलमेंट होता था वो कहाँ होता था, तो रिवर के किनार पे होता था। जैसे कि इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है वो कहाँ पे था, इंडस रिवर के किनार पे था। मेसोपोटामिया, बताओ मेसोपोटामिया जो था वो किस रिवर के बैंक पे था, किस रिवर के बैंक पे मेसोपोटामियन सिटी था, यूफ्रेट्स और टिग्रिस, ठीक। और जो इजिप्ट है, इजिप्ट कहाँ पे था, बताओ, इजिप्ट कहाँ पे था, तो नाइल रिवर पे, नाइल रिवर पे। तो जितने भी रिवर है, जैसे कि इंडस हो गया, टिग्रिस हो गया, नाइल हो गया, ठीक, होंगी हो गया, ये सारी रिवर के बैंक पे एक बड़ा बड़ा सिविलाइजेशन आया। जो अर्ली सिविलाइजेशन आया, जो अर्ली सेटलमेंट हुआ, वो कहाँ पे आया, तो इसी रिवर के बैंक पे आया, ठीक। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि इंडस रिवर के बैंक पे कौन सा सिविलाइजेशन था, टिग्रिस पे कौन सा सिविलाइजेशन था, नाइल पे और होंगी पे कौन से सेटलमेंट, कौन से सिविलाइजेशन उत्पन्न हुए थे, आप यहाँ पे बताइए, आप यहाँ पे बताइए। कोई दिक्कत है? तो सेटलमेंट आ गया। एनसीईआरटी बुक में देखते हैं क्या है सेटलमेंट के बारे में। तो सेटलमेंट क्या होता है, जहां पे लोग घर बनाते हैं रहने के लिए, वो उनका सेटलमेंट होता है। यानी कि द प्लेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम टू लिव, यानी कि जिस वह जगह है जहां पे लोग घर बनाते हैं रहने के लिए, वो उनका सेटलमेंट होता है। यानी कि सेटलमेंट, प्लेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम। अर्ली ह्यूमन बींग लिव ऑन ट्री एंड इन केव, हम सबको पता है कि जो अर्ली ह्यूमन बींग थे वो कहाँ रहते थे, पेड़ पे या केव में। व्हेन दे स्टार्ट टू ग्रो क्रॉप्स, जो वो क्रॉप्स को या कल्टीवेशन स्टार्ट करते हैं, इट बिकम नेसेसरी टू हैव अ परमानेंट होम, तो ये उनके लिए नेसेसरी हो जाता है, एक जरूरी हो जाता है कि वो एक परमानेंट होम बनाए। द सेटलमेंट ग्रीव नियर द रिवर वैली एज वाटर वाज अवेलेबल, लैंड वाज fertile. With the development of trade, commerce and manufacturing, the human settlement become larger and larger. कोई दिक्कत है? ठीक, जैसे जैसे हमने क्या किया, पहले फार्मिंग करना स्टार्ट किया, फिर फार्मिंग क्या होने लगा कि बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे पास जो गुड्स है वो ग्रो करने लगे, फिर उनको स्टोर करें, फिर स्टोर करने के बाद हम ट्रेड स्टार्ट करते हैं, ट्रेड से कॉमर्स होता है, धीरे धीरे हमारा सेटलमेंट बड़ा होते जाता है, वो एक छोटा सा सेटलमेंट एक बड़े सिविलाइजेशन का रूप ले लेता है। कोई दिक्कत है? जिसको हम लोग फिर अर्बन सिविलाइजेशन बोलते हैं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? चलो आगे देखते हैं। तो हमारे पास सेटलमेंट के दो टाइप्स हैं, एक है टेम्पोररी सेटलमेंट और दूसरा है परमानेंट सेटलमेंट। ठीक, टेम्पोररी सेटलमेंट जहां पे लोग क्या करते हैं, एक डिफिनिट समय के लिए, एक कम समय के लिए रहते हैं, वो उनका टेम्पोररी सेटलमेंट हो गया। जैसे कि हम जॉब करने के लिए जाते हैं दिल्ली में, फिर हमारा जॉब का ट्रांसफर हो जाता है चेन्नई में, चेन्नई से हो जाता है कोलकाता में, कोलकाता से हो जाता है हैदराबाद में, तो हमारा जो सेटलमेंट है, हमारा जो घर है, वो क्या होता है, एक पीरियड पे चेंज होते जा रहा है। जो आर्मी में लोग रहते हैं तो उनका कोई एक परमानेंट सेटलमेंट नहीं है, या जो बिहार से या यूपी से कोई लोग जॉब करने जाते हैं उनका कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं है। और जैसे अभी हमने दो ट्राइब्स का नाम बताया, गुज्जर और बकरवाल, ये कहाँ रहते हैं, हिमाचल प्रदेश वाले एरिया में रहते हैं, क्या कहता है, पंजाब के एरिया में रहते हैं, और ये क्या करते हैं, अपना जो सेटलमेंट है, अपना जो प्लेस है वो चेंज करते रहते हैं जैसे जैसे सीजन चेंज होता है। कोई दिक्कत है? तो टेम्पोररी सेटलमेंट यानी कि ऑक्युपाइड फॉर अ शॉर्ट टाइम, छोटे समय के लिए क्या किया जाता है, ऑक्युपाई किया जाता है। पीपल इंगेज इन हंटिंग, जो लोग हंटिंग में, फूड गैदरिंग में, शिफ्टिंग कल्टीवेशन में, या जिसको हम लोग ट्रांस ह्यूमन बोलते हैं, सीजनल मूवमेंट ऑफ द पीपल विथ देयर एनिमल इन सर्च ऑफ पेस्चर। अभी हमने आपको बताया जो गुज्जर है, बकरवाल है, ये क्या करते हैं, जब ठंडी के दिन आता है तो वो प्लेन एरिया में आ जाते हैं अपने एनिमल्स को लेकर के, और जैसे ही समर सीजन आता है तो वो ऊपर माउंटेन पे चले जाते हैं, क्योंकि नए नए जैसे ही कि स्नो क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा, तो वहाँ पे चले जाते हैं। तो ये उनका क्या हो गया, एक सीजनल
मूवमेंट हो गया जिसको हम लोग ट्रांस ह्यूमन बोलते हैं या नोमैडिक लाइफ स्टाइल बोल सकते हो, जो क्या करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते रहते हैं, उनका कोई एक फिक्स सेटलमेंट नहीं है। ठीक है, तो कोई दिक्कत है? टेम्पोररी सेटलमेंट ऑक्यूपाई फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जो टेम्पोररी सेटलमेंट होता है वहां पे हम लोग छोटे पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहते हैं। इसमें जो पीपल होते हैं हंटिंग में इंगेज होते हैं और इट्स गैदरिंग में। शिफ्ट जो कल्टीवेशन करते हैं, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं, वो लोग का टेम्पोररी सेटलमेंट होता है। जो ट्रांस ह्यूमन है, जिनका सीजनल मूवमेंट होता है, सीजनल मूवमेंट होता है एनिमल के पेस्चर से रिलेटेड, जैसे कि कोल्ड सीजन आएगा तो लोग प्लेन एरिया में आ जाते हैं, और जैसे ही समर सीजन आएगा तो क्या हो जाएगा, वो अपने मेन एरिया में यानी कि माउंटेन्स वाले एरिया में चले जाएंगे। जैसे को फाउंड इन डीप फॉरेस्ट, हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट्स एंड माउंटेन रीजन। ये जो टेम्पोररी सेटलमेंट है कहाँ मिलता है? डीप फॉरेस्ट में मिलता है, क्योंकि लोग जंगल में जाएंगे क्या करने के लिए? फूड गैदरिंग करने के लिए, हंटिंग के लिए। तो वहाँ पे उनका एक टेम्पोररी सेटलमेंट होगा, कुछ दिन रहेंगे, फिर मछली मार के या भी जो भी जंगल से एनिमल को मार के पकड़ के या फूड को गैदर करके, मधुमक्खी हनी को गैदर करके वो फिर अपने घर वापस आ जाते हैं, फिर उसको कहीं मार्केट में बेचने के लिए 5 दिन 10 दिन के लिए चले जाते हैं, तो वो उनका एक टेम्पोररी सेटलमेंट हो गया। फिर हॉट और कोल्ड जो डेजर्ट्स हैं, जो हॉट डेजर्ट्स यानी कि रेगिस्तान, कोल्ड डेजर्ट्स यानी कि जहाँ पे बर्फबारी होता है वो इलाका में या माउंटेनियस रीजन में टेम्पररी सेटलमेंट होता है। परमानेंट सेटलमेंट जहाँ पे लोग घर बनाते हैं लंबे समय तक रहने के लिए, पीपल बिल्ड होम टू लिव फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परमानेंट सेटलमेंट। कोई दिक्कत है? वहां पे हम लोग एक मेरा फिक्स्ड प्लेस है कि हाँ हम यहीं पे रहेंगे, यहीं पे रहेंगे, यही मेरा घर है। लेकिन टेम्पोररी जो सेटलमेंट वाले लोग हैं वो उनका कोई एक फिक्स्ड प्लेस नहीं है, वो सीजन टू सीजन या कभी टाइम टू टाइम अपना प्लेस क्या करते रहते हैं? चेंज करते रहते हैं। वो हो गया परमानेंट और टेम्पोररी। यहीं पे देखो ट्रांस ह्यूमन दिया हुआ है, इट इज द सीजनल मूवमेंट ऑफ द पीपल। ट्रांस ह्यूमन क्या है? ह्यूमंस क्या है? ये एक सीजनल मूवमेंट है पीपल्स का। पीपल हु रियर एनिमल्स मूव इन सर्च ऑफ न्यू पेस्चर अकॉर्डिंग टू द चेंज इन सीजन। चेंज इन सीजन, जब सीजन चेंज होता है तो ये लोग क्या हो जाता है कि कहीं का पेस्चर, जैसे कि डेजर्ट्स एरिया में बहुत समर सीजन आ गया तो जो भी वहाँ पे पेड़ पौधे हैं वो सारे क्या हो जाएंगे? सनलाइट से स्क्रॉच हो जाएंगे। तो वहाँ के लोग क्या होंगे? अपने भेड़ को या एनिमल को लेकर के प्लेन एरिया में आ जाएंगे, जहाँ पे अच्छे खासे उनको क्या मिलेगा? पेस्चर मिलेगा। वहाँ पे कुछ दिन रहेंगे, फिर उसको ले जाकर के अपने एरिया में चले जाएंगे। तो ये होता है ट्रांस ह्यूमन। कोई दिक्कत है? ट्रांस ह्यूमंस जिसका सीजनल मूवमेंट होता है। तो हम लोग परमानेंट सेटलमेंट देख लिए और हम लोग टेम्पोररी सेटलमेंट देख लिए। अब देख लो कि एनसीईआरटी में क्या है, वही चीज है जो वहां पे हमने लिखा है। सेटलमेंट कैन बी परमानेंट और टेम्पोररी। सेटलमेंट परमानेंट हो सकता है, टेम्पोररी हो सकता है। जब सेटलमेंट हमारा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए है तो परमानेंट, और जब सेटलमेंट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए है तो टेम्पोररी। टेम्पोररी। अब देखो द पीपल लिविंग इन डीप फॉरेस्ट, जो लोग डीप फॉरेस्ट में रहते हैं, कोल्ड या हॉट डेजर्ट्स में रहते हैं या माउंटेन्स के ऊपर रहते हैं, ऑफ्टन ड्वेल इन सच टेम्पोररी सेटलमेंट है। तो वो एक टेम्पोररी सेटलमेंट में रहते हैं, फिर वो अपना क्या करेंगे? टेंट टाइप के चीज में रहते हैं, और फिर अपना टेंट उखाड़ेंगे, फिर कहीं और चले जाएंगे। दे प्रैक्टिस हंटिंग, वो क्या प्रैक्टिस करते हैं? हंटिंग करते हैं, गैदरिंग करते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं, ट्रांस ह्यूमंस हैं। हाउएवर मोर एंड मोर सेटलमेंट टुडे आर परमानेंट। लेकिन आज के डेट में जो सेटलमेंट है, सबसे ज्यादा जो सेटलमेंट है वो एक परमानेंट सेटलमेंट है, जहां पे लोग अपना घर बनाते हैं और लंबे समय तक रहते हैं। अब देखो जहां पे हम लोग काम करते हैं, क्या? जहां पे हम लोग काम करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइट बोलते हैं। द प्लेस वेयर अ बिल्डिंग और अ सेटलमेंट डेवलप इज कॉल्ड साइट। जहां पे बिल्डिंग या सेटलमेंट को डेवलप किया जाता है वो हमारे लिए क्या हो जाता है? साइट हो जाता है। जैसे कि राजमिस्त्री है, जो डेली वर्कर्स हैं, वो क्या करते हैं? काम करने के लिए या बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए या रोड कंस्ट्रक्ट करने के लिए अपने साइट पे जाते हैं, यानी कि जहां पे वो काम करते हैं वो उनका क्या हो गया? साइट हो गया। कोई दिक्कत है? अगर मान लीजिए रोड बनाने के लिए गए हैं तो रोड एक दिन में बनेगा नहीं, तो वो वहां पे एक टेम्पोररी सेटलमेंट बनाएंगे, फिर वो सेटलमेंट को कवर करके फिर कहीं और रोड बनाने चले जाएंगे, तो वो उनका एक टेम्पोररी सेटलमेंट है जिसको हम लोग साइट बोलेंगे। द नेचुरल कंडीशन फॉर द सिलेक्शन ऑफ आइडियल साइट। ठीक, आइडियल साइट कलेक्ट करने का जो नेचुरल कंडीशन है वो क्या है? तो फेवरेबल क्लाइमेट होना चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर होना चाहिए, और सुटेबल लैंड होना चाहिए, और फर्टाइल सॉइल होना चाहिए। ये हो जाएगा जहाँ पे हम लोग बिल्डिंग बनाएंगे या सेटलमेंट बनाएंगे। कहीं भी आप सेटलमेंट बनाएंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, तो हम उसी इलाके में बनाएंगे जहाँ पे ये सारी चीजें क्या है? अवेलेबल हो। तो ये लोग कौन थे? ये लोग अर्ली ह्यूमन थे, जो इस कंडीशन को देख करके क्या करते थे? घर बनाते थे। आज के डेट में हमारे पास एसी है, हमारे पास फ्रिज है, हमारे पास कूलर है, हम कहीं भी रह लेंगे। हमें अगर रहना पड़ेगा थार डेजर्ट्स में, मान लो बीचों बीच रहना पड़ेगा, तो हम वहाँ पे घर बनाएंगे। हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है, हम एसी लगाएंगे, आराम से रहेंगे, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो पहले के लोग थे ये इस नेचुरल कंडीशन को आइडियल कंडीशन मानते थे और वहीं पे अपना सेटलमेंट करते थे। कोई दिक्कत?
अब आते हैं रूरल और अर्बन सेटलमेंट। तो रूरल सेटलमेंट वैसा सेटलमेंट है जहां पे लोग एग्रीकल्चर में, एनिमल हस्बेंड्री में, फिशिंग में या फॉरेस्ट्री में, क्राफ्ट में या ट्रेडिंग में इन्वॉल्व रहते हैं। खास करके प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटी में जहां पे लोग इन्वॉल्व होते हैं, उस एरिया में हम एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, रूरल सेटलमेंट बोलते हैं। यानी कि पीपल इंगेज्ड इन एक्टिविटी, जहां पे लोग किस टाइप के एक्टिविटी में इंगेज रहते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर में, फिशिंग में, फॉरेस्ट्री में, क्राफ्ट्स में, ट्रेडिंग में, तो वो कैसा सेटलमेंट होता है, तो रूरल सेटलमेंट होता है। और जो रूरल सेटलमेंट होता है ये दो टाइप का होता है, या अर्बन सेटलमेंट भी दो टाइप का होता है। एक कॉम्पैक्ट सेटलमेंट होता है और दूसरा स्कैटर्ड सेटलमेंट होता है। कॉम्पैक्ट में जहां पे घर या बिल्डिंग एकदम क्लोजली होता है, क्लोजली यानी कि एक दूसरे से सटा हुआ रहता है। आप दिल्ली के अच्छे माने कि जो प्लान्ड नहीं इलाका है, तो अलग अलग इलाका है, वहां पे जाओ, या कहीं गांव में जाओ जो प्लेन एरिया में है, यूपी बिहार के गांव में जाओ या यूपी बिहार के शहर में जाओ, तो वहां पे तुम्हें एक कॉम्पैक्ट सेटलमेंट देखने को मिलेगा। ऐसा गली भी रहेगा जहां पे तुम्हें 4 व्हीलर लेके जा नहीं सकते हो, या एक बाइक भी नहीं लेके जा सकते हो, ऐसा भी सेटलमेंट तुमको मिल जाएगा। तो वहां पे क्या है, वो क्या है, कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। एक होता है स्कैटर्ड सेटलमेंट। स्कैटर्ड सेटलमेंट होता है माउंटेनियस रीजन में, माउंटेनियस रीजन में वहां पे सेटलमेंट कैसा होता है, स्कैटर्ड होता है। और जो हमारे प्लेन एरिया है वहां पे कैसा होता है, कॉम्पैक्ट होता है। ठीक, अब देखो अर्बन या यहाँ पे क्या होते हैं, जहां पे लोग मैन्युफैक्चरिंग में, ट्रेडिंग में और सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व होते हैं, वो कैसा सेटलमेंट होता है, तो वो होता है रूरल सेटलमेंट। कैसा होता है, रूरल और अर्बन सेटलमेंट। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है? देखो अर्बनाइजेशन कहाँ होता है, अर्बनाइजेशन जहाँ पे एग्रीकल्चर और फार्मिंग होता है उस एरिया में नहीं होता है। अगर हमने एक इंडस्ट्री बनाया, सोचो हमने एक इंडस्ट्री बनाया, अब इस इंडस्ट्री के लिए हमें लोग बाहर से मंगाने पड़ेंगे, रूरल एरिया से मंगाने पड़ेंगे, तो उनके लिए क्या करेंगे, एक प्लान्ड टाउन बना देंगे जहाँ पे लोग आराम से रहेंगे। क्योंकि यहाँ पे दो टाइप के लोग रहेंगे, एक उस इंडस्ट्री के मालिक रहेगा, उस एडमिनिस्ट्रेटर या जो भी बड़े बड़े लोग हैं वो लोग रहेंगे, उसको चलाने वाले लोग रहेंगे, या जो सर्विस सेक्टर में है, जैसे कि हमारे पास डीएम है, सीएम है, उनके लिए हम लोग क्या करते हैं, शहर बनाते हैं जहाँ पे सीएम रहता है, वो देश के स्टेट का कैपिटल है, स्टेट का कैपिटल है, तो वहाँ पे जो सेटलमेंट होगा बहुत ही प्लान होगा, वहाँ पे अर्बनाइजेशन फ्लोरिश करेगा। वहाँ पे एग्रीकल्चर हम लोग नहीं करते क्योंकि हम लोग नया शहर बनाते हैं। ठीक, एक डिस्ट्रिक्ट का लेंगे तो जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज रहता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डीएम है, एसपी है, वहां पे जो भी हमारे बड़े बड़े ऑफिस हैं, तो वो एक अर्बन एरिया में होता है। कोई दिक्कत है? तो रूरल और अर्बन सेटलमेंट में, रूरल सेटलमेंट जहां पे लोग प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में इन्वॉल्व हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर में, फिशिंग में, एनिमल हस्बेंड्रिंग में, क्राफ्टिंग में या ट्रेडिंग में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रूरल सेटलमेंट बोलेंगे। फिर हम लोग अर्बन सेटलमेंट किसको बोलेंगे, जहां पे लोग टर्शियरी, सेकेंडरी, थोड़ा सा टर्शियरी और सर्विस सेक्टर में है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग में है, ट्रेडिंग में है, सर्विस सेक्टर में है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो अर्बन सेटलमेंट। फिर सेटलमेंट दो टाइप का होता है, एक स्कैटर्ड, दूसरा होता है कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट जहां पे घर क्या है, बहुत ही नजदीक है, बहुत ही नजदीक है, और दूसरा स्कैटर्ड जहां पे घर बहुत दूर दूर है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? अब चलो नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट सेटलमेंट हम लोगों ने पढ़ लिया। तो हमने अपना घर बनाया, ये एक ह्यूमन इन्वायरमेंट है। हमारा जो सेटलमेंट है वो कैसा इन्वायरमेंट है, ह्यूमन सेटलमेंट है। लेकिन हम अपने गुड्स को, अपने लोगों को एक जगह से दूसरा जगह ले जाने के लिए रोड बनाए, रेलवे बनाए, वाटरवे बनाए, एयरवे बनाए, ये क्या है, एक ट्रांसपोर्ट। तो क्या है, ट्रांसपोर्ट है। यानी कि जो ट्रांसपोर्ट है वो क्या होता है, द मीन्स बाय विच पीपल एंड गुड मूव बिटवीन द प्लेस। जहां पे लोग या लोगों के जो सामान होते हैं उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाने का जो साधन होता है, जो तरीका होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। यानी कि द मीन्स बाय व्हिच पीपल एंड गुड्स मूव बिटवीन प्लेस आर कॉल्ड ट्रांसपोर्ट। और ट्रांसपोर्ट कितने तरह के हो सकते हैं, तो रोडवे हो सकते हैं, रेलवे हो सकते हैं, वाटरवे हो सकता है और एयरवे हो सकता है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? अब देखो जो रोडवे है वहां पे हम लोग कम डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। लेकिन जो रोड का नेटवर्क है, खास करके इंडिया का जो रोड का नेटवर्क है, वो एशिया का नहीं, वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है। इंडिया का जो रोड नेटवर्क है वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है। तो आगे पढ़ते हैं क्या है, द मोस्ट कॉमन, सबसे कॉमन जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट का साधन है, जो अर्ली हम लोगों ने क्या किया था, बनाया था। सबसे पहले जो हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट का साधन बनाया था तो वो क्या था, रोड ही था। क्या था, रोड ही था। ठीक है, जैसे कि ग्रैंड ट्रंक रोड का नाम आपने सुना होगा, ग्रैंड ट्रंक रोड का नाम सुना होगा, जो कलकत्ता से जाता था, वहां पे क्या कहलाता था, लाहौर तक। वो क्या है,
वो ग्रैंड ट्रंक रोड है। वो बहुत ही पहले हुमायूं, उसी क्या कहता है, जो शेरशाह सूरी था उसके समय बनाया गया था, उसी के समय बनाया, वो बोला जाता है कि वो रिपेयर किया था, सोच लो वो रिपेयर किया था। तो उस टाइम हमने क्या किसका यूज करते थे, तो रोडवे का। तो सबसे कॉमन अगर हमारे पास कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है तो वो क्या है, रोडवेज है, यानी कि मोस्ट कॉमन स्पेशली फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। क्लासिफाइड जो हम लोग हमारे रोड है इसको दो पार्ट में क्लासिफाइड करते हैं, एक मेल्टेड रोड जिसको हम लोग पक्का रोड बोलते हैं, एक अनमेल्टेड जिसको हम लोग कच्चा रोड बोलते हैं। ठीक, हम लोग रोड बनाए डेजर्ट्स में, फॉरेस्ट में, हाई माउंटेन में। जैसे देखो यहाँ पे दिया है जो मनाली लेह जो हमारा हाईवे है ये वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन, हाईएस्ट रोड है। बात समझे, जो मनाली लेह जो हमारा जो हाईवे है ये वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन है। क्या है ये, वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है तो बताइए। तो जो हमारा अभी जो रोड का नेटवर्क है वो लगभग 1,46,145 किलोमीटर है। ठीक, ये डाटा है 2023 का, 2023 का। ठीक, कितना, 1,46,145। ये कहाँ कब का डाटा है, तो 23 का डाटा है। और ये जो हमारा रोड नेटवर्क है, जो ये हाईवे का है, ये जो हमारा रोड नेटवर्क है ये वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है हमारे देश में। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है बताइए, कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, अब जो सबसे बड़ा जो हाईवे है, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे, लॉन्गेस्ट नेशनल जो हाईवे है वो कौन सा है, तो नेशनल हाईवे 44 है। नेशनल हाईवे जो 44 है ये हमारे इंडिया का लॉन्गेस्ट हाईवे है, जो श्रीनगर टू कन्याकुमारी, कन्याकुमारी तक जाता है। जो हमारा इंडिया का जो लॉन्गेस्ट जो रोड है वो कौन है, NH44, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है। अब देखो जो हमारा टोटल रोड नेटवर्क है, जो हमारा टोटल रोड नेटवर्क है, जैसे कि हमारे पास रोड नेटवर्क में क्या आ जाएगा, ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, नेशनल जो स्टेट हाईवे है वो हो गया, जो एक्सप्रेसवे है, नेशनल हाईवे है। तो जो नेशनल हाईवे है वो हमारे देश के टोटल नेटवर्क का, टोटल रोड नेटवर्क का केवल और केवल 2% है। केवल और केवल कितना परसेंट है, 2% है। जो नेशनल हाईवे है पूरे रोड नेटवर्क का केवल कितना परसेंट है, 2% है। लेकिन ये अपने साथ कितना परसेंट ट्रैफिक पूरे इंडिया का कैरी करता है, तो 44%। कितना परसेंट, 44%। अब आप बताइए कि कौन कौन से जो ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, कौन सा मिनिस्ट्री है जो इस रोड को देखभाल के लिए यूज हम लोग करते हैं, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए और कमेंट सेक्शन में इसका बताइए। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है रोड नेटवर्क में। अब आते हैं रेलवे में। तो रेलवे जो है ये हमारा ट्रांसपोर्ट का लाइफ लाइन है, लाइफ लाइन ऑफ इंडिया अगर कोई है तो वो क्या है, बोलो, रेलवेज है। सबसे ज्यादा लोग अगर कहीं जॉब करते हैं तो रेलवे सेक्टर में जॉब करते हैं, हमारे इंडिया की बात कर रहे हैं। सबसे पहली बार अब बताइए कि इंडिया में रेलवे नेटवर्क का शुरुआत, खास करके पैसेंजर रेलवे नेटवर्क का शुरुआत कहां से कहां तक किया गया और कब किया गया, जल्दी बताइए। इंडिया में रेलवे नेटवर्क का शुरुआत सबसे पहले कहां से कहां तक किया गया और कब किया गया, तो इसका शुरुआत किया गया 18, जल्दी बताओ, 1880, बताओ जल्दी, कब कब किया गया तो 1853 में, सॉरी 1853 में, कब किया गया था, 1853 में। लॉर्ड डलहौजी शायद उस टाइम था, कोई दिक्कत है, 1853 में लॉर्ड डलहौजी उस टाइम इंडिया का गवर्नर जनरल था जब रेलवे नेटवर्क इंडिया में आया। और सबसे पहले जो पैसेंजर नेटवर्क चलाया गया वो था मुंबई टू थाने। कहां से कहां तक, मुंबई टू थाने। कोई दिक्कत है बोलिए, कोई दिक्कत है ठीक, जिसका डिस्टेंस कितना था, 34 किलोमीटर, मुंबई टू थाने, मुंबई टू थाने। और टोटल कितना था, 34 किलोमीटर डिस्टेंस क्या किया गया था, 34 किलोमीटर के बनाया गया था। कोई बोलो, कोई दिक्कत है और जो हमारा रेलवे नेटवर्क है ये दुनिया का लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है। हमारा जो रेलवे नेटवर्क है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेटवर्क है और वर्ल्ड का 9th बड़ा एम्प्लॉयर है, 9th बड़ा एम्प्लॉयर है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है। अब देखो यहाँ पे एक दिया है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे का नाम दिया है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे है जो पूरे वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम है। कौन सा, ट्रांस साइबेरियन रेलवे है जो दुनिया का लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम है, जो वेस्टर्न
एशिया से वेस्टर्न रसिया को ईस्टर्न रसिया से क्या करता है, कनेक्ट करता है। यानी कि सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर के व्लादिवोस्टोक तक के एरिया को ये क्या करता है, ये देखो ये रसिया में है। कौन सा, तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे रसिया में है, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क सिस्टम कहां पे है, तो रसिया में है। नाम क्या है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे। क्या है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे। कोई दिक्कत है? अब देखो, सिंगिंग टू लासा, ठीक, जिंगिंग रसिया चाइनीज वर्ड है, को नहीं पता है। जिंगिंग टू लासा, वो लासा है एक रेलवे नेटवर्क जो है वो वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे नेटवर्क है, जो लगभग 400 मीटर ऊपर हिमालय माउंटेन में यानी कि तिब्बतन प्लेटू में रन करता है। कितना मीटर, तो लगभग 400 मीटर सी लेवल से, और जो उसका हाईएस्ट पॉइंट है वो लगभग है 5072 मीटर। 5072 मीटर। ये क्या है, वर्ल्ड का हाईएस्ट, ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट, वर्ल्ड का हाईएस्ट जो रेलवे नेटवर्क है, रेलवे सिस्टम है, वो कहाँ है, जिंगिंग टू लासा। कहाँ है, जिंगिंग टू लासा। ये कहाँ मिलेंगे, तिब्बतन प्लेटू में। नेक्स्ट आते हैं वाटरवे, ये सबसे चीपेस्ट है। वाटरवे जो नेटवर्क है, रेल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है, ये सबसे चीपेस्ट है, जहां पे हम लोग बल्कि गुड को लंबे डिस्टेंस तक लेके जा सकते हैं। और ये जो वाटरवे होते हैं, ये इनलैंड वाटरवे होते हैं, जैसे कि इंडिया में गंगा ब्रह्मपुत्रा वाटरवे है। फिर एक होता है, फिर देखो एक लेक होता है जिसमें ग्रेट लेक ऑफ नॉर्थ अमेरिका है, वहां पे हम लोग वहां पे वाटर नेटवर्क है। फिर सी रूट और ओशियन रूट है, आप सबको पता है, सबसे पता है। जितने भी हम लोग क्रूड ऑयल मंगाते हैं या जो भी बड़े बड़े बल्कि जो आते हैं, जो हमारा गुड्स आते हैं, वो सी नेटवर्क से ही आते हैं, सी नेटवर्क से ही आते हैं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो बताइए। जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि जो वाटरवे है ये चीपेस्ट है। वाटरवे आर द चीपेस्ट फॉर कैरिंग हेवी एंड बल्की गुड्स फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। एंड जो ये दो टाइप के होते हैं, एक इनलैंड वाटरवे होता है, एक सी रूट होता है। तो जो नेविगेबल रिवर होते हैं, क्या नेविगेबल रिवर हैं, लेक्स हैं, ये क्या है, इनलैंड वाटर सिस्टम के पार्ट है, इनलैंड वाटरवे सिस्टम के पार्ट है। इंडिया में गंगा ब्रह्मपुत्रा वाटर सिस्टम है, अमेरिका में ग्रेट लेक ऑफ नॉर्थ अमेरिका है, नाइल है अफ्रीका में। ये क्या है, नेविगेबल रिवर है, नेविगेबल रिवर है, जहां पे हमने वाटरवे बनाया है, जो शहर के अंदर या दो एक देश के अंदर ही क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। कोई दिक्कत है? अब देखो, सी रूट एंड द ओशियन रूट आर द मोस्टली ट्रांसपोर्टिंग मर्केंडाइज। सबसे ज्यादा मर्केंडाइज कहां से होता है, तो सी रूट से होता है, जहां पे हम लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक क्या करते हैं, भेजते हैं, और उसको हम लोग पोर्ट से कनेक्ट करते हैं। जैसे देखो, द सम इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड सिंगापुर में है और मुंबई में है एशिया में, न्यूयॉर्क में है, लॉस एंजलिस है अमेरिका में, रियो डी जेनेरियो है साउथ अमेरिका जर्मन इसी में ब्राजील में, डरबन और केप टाउन है अफ्रीका में, सिडनी कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में, लंदन और रोटेरडम है यूरोप में। ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट सी पोर्ट है, जहां से हम लोग क्या करते हैं, सी रूट के द्वारा मर्केंडाइज करते हैं, कमर्शियल एक्टिविटी करते हैं। कोई दिक्कत है, कमर्शियल एक्टिविटी करते हैं। और बहुत बार यूपीएससी में, लगभग 3-4 बार हाल ही में यूपीएससी में पूछा गया है, इंडिया में कौन सा सबसे बड़ा प्राइवेटिवली ऑन सी पोर्ट्स है, और कौन सा सबसे पहले रजिस्टर्ड सी पोर्ट है। हाल ही के एग्जाम में पूछा गया है इससे रिलेटेड। अब आते हैं एयरवे, ये है फास्टेस्ट एंड कॉस्टलीस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक, जो तेजी से, यानी कि 1 आवर 2 आवर 3 आवर 5 आवर 6 आवर में हम लोग अर्थ के एक चक्कर या 2 चक्कर लगा सकते हैं। मान लीजिए कि 5 to 10 आवर लगेगा। लेकिन और दूसरा कोई भी हम लोग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट करते हैं, अगर बिहार से हमें दिल्ली जाना होता है तो लगभग अगर कम से कम जो टाइम लगता है वो 10 आवर का टाइम लगता है। कम से कम अगर टाइम लगता है तो 10 आवर का टाइम लगता है। तो हम लोग केवल बिहार से दिल्ली जा पाते हैं, बिहार से दिल्ली जा पाते हैं। लेकिन अगर बिहार से दिल्ली हम लोग को रेलवे एयरवे से जाना पड़ेगा तो हम लोग 1.5 आवर तक पहुंच जाएंगे, 1.5 आवर तक पहुंच जाएंगे। तो ये क्या है, फास्टेस्ट और कॉस्टलीस्ट रूट है। फास्ट कॉस्टलीस्ट इसलिए है क्योंकि जो इसमें फ्यूल है, जो इसका फ्यूल है वो महंगा मिलता है, थोड़ा सा ज्यादा महंगा मिलता है। अब देखो पढ़ो, द फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट इन द अर्ली 20th सेंचुरी, मोस्ट एक्सपेंसिव ड्यू टू हाई कॉस्ट फ्यूल। ठीक, एयर ट्रैफिक एडवर्सली अफेक्टेड बाय बैड वेदर, जो एयर ट्रैफिक है वो बैड वेदर से अफेक्टेड होते हैं, जैसे कि फॉग से और स्टॉर्म से। अब सोचो कि इस एयरवे में एक और नया चीज हम लोगों ने ऐड कर दिया है, वो है ड्रोन सिस्टम का। ड्रोन से हम लोग सामान को, गुड्स को एक प्लेस पे दूसरे प्लेस पे आसानी से पहुंचा सकते हैं। तो ये भी एक एयरवे का पार्ट होने वाला है आने वाले समय में। कोई दिक्कत है?
कोई दिक्कत है? एयरवे में क्या आता है? एरोप्लेन आ जाएगा, हेलीकॉप्टर आ जाएगा, फिर अभी हमने आपको बताया ड्रोन आ जाएगा जो अनमैन्ड व्हीकल होगा, जिसमें हम लोग केवल गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे क्या कर देंगे, भेज देंगे। या हम लोग जो पेशेंट्स हैं उसको भी हम लोग तुरंत ही क्या करेंगे, जल्द पहुंचा सकते हैं एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल, किसी भी तरह के ट्रैफिक का हमें सामना नहीं करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन क्या होता है? तो अब वहां पे हम लोग गुड्स और पीपल को भेज रहे थे, अब हमें मैसेज भेजना है, हमें मैसेज भेजना है। तो मैसेज पहुंचाने का हमारे पास कौन सा टेक्नोलॉजी है, कौन सा साधन है, कौन सा मीडियम है? तो एक है मास मीडिया। एक क्या है? मास मीडिया, जहां पे न्यूज़पेपर, रेडियो और टेलीविजन से हम लोग न्यूज को या अपने इंफॉर्मेशन को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। जैसे कि हम अभी आपके पास पहुंच रहे हैं, तो ये कैसे पहुंच रहे हैं? तो एक मास मीडिया है, टेलीविजन नहीं है, यूट्यूब है। अब क्या है? यूट्यूब है। लेकिन ये क्या है? मास कम्युनिकेशन है, जहां पे हम लोग एक बार में बहुत सारे लोगों से या हम आसानी से अपने इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह या पूरे वर्ल्ड में क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। फिर है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट से जैसे वेदर का इंफॉर्मेशन हमें लेना होता है, वेदर फोरकास्टिंग के लिए लेना होता है, साइक्लोन के लिए लेना होता है, वाटर मैपिंग करना है, मिनरल मैपिंग करना है, तो हम किसका यूज करते हैं? तो सैटेलाइट का यूज करते हैं। तो सैटेलाइट भी, या वाइल्ड एक्सप्लोरेशन करना है, फॉरेस्ट का सर्वे करना है, अंडरग्राउंड वाटर का मैपिंग करना है, वेदर का फोरकास्ट करना है, डिजास्टर वार्निंग देना है, तो हम लोग वहां पे किस चीज का यूज करते हैं, बताओ? तो वहां पे यूज करते हैं सैटेलाइट का। सैटेलाइट फोन भी आता है, जो बड़े बड़े लोग जो इंफॉर्मेशन पहुंचाना होता है वो सैटेलाइट फोन का यूज करते हैं। ठीक है, सैटेलाइट फोन का ही यूज, तो हम लोग इंफॉर्मेशन से ही तो टीवी या कुछ भी चीज चला सकते हैं। अब सैटेलाइट से हमें वाईफाई भी मिलेगा, उससे हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, बोलो? अपना इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। फिर इंटरनेट एंड वायरलेस आ गया। ये क्या करते हैं? ये ग्लोबल कनेक्टिविटी को और ज्यादा क्या कर सकते हैं, एक्सेसिबल बना दिया है, जहां पे हम लोग इंफॉर्मेशन को, किसी भी वर्ल्ड के इंफॉर्मेशन को चुटकी में क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत है? तो ये था कम्युनिकेशन। ऐसा नहीं है कि कम्युनिकेशन केवल इतना ही है और हम लोग खत्म कर दिए, या ट्रांसपोर्ट पढ़े खत्म हो गया। ट्रांसपोर्ट जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारे चीज को हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक ना? ट्रांसपोर्टेशन में क्या क्या कमी है, क्या कमी नहीं है, उसमें क्या सुधार हो सकता है, या कौन कौन सा नया प्रोजेक्ट आया है। जैसे कि एक बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, BRDO, ठीक, BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसका नया नया कुछ प्रोजेक्ट है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमें अभी और पढ़ना है, क्योंकि अभी हम लोग क्लास 7 में हैं, तो बस इतना ही। कोई दिक्कत है? इतना ही पढ़ेंगे, आगे अभी और हमें पढ़ना है, जब हम लोग ह्यूमन इन्फॉर्मेंट में और डीपली इंटर करेंगे तब। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।